फ्रैक्चर टॉपिक के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फ्रैक्चर्स एंड स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसी भी कंडीशन के जो कि हमको डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रैक्चर का सबसे मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है पेन। फ्रैक्चर हुआ है तो ऑब्वियसली पेन होगा। पेन होने के बाद वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे कि स्वेलिंग हो सकती है। उसके बाद टेंडरनेस देखने को मिलेगी। टेंडरनेस मतलब जब भी हम अफेक्टेड एरिया को या फिर फ्रैक्चर्ड एरिया को टच करेंगे तब वहाँ पर पेन होगा। डिफॉर्मिटी, फ्रैक्चर में फ्रैगमेंट्स बनने की वजह से एक डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिक फ्रैक्चर्स की स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज़ भी होती है, वो भी देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, उसमें गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस फ्रैक्चर का। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू डू मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है एबनॉर्मल मूवमेंट। बोन के फ्रैगमेंट्स होने की वजह से एबनॉर्मली वो फ्रैगमेंट्स मूव करेंगे जिससे कि एबनॉर्मल मोबिलिटी देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ ट्रांसमिटेड मूवमेंट्स, जो फोर्स और मूवमेंट बोन्स ट्रांसमिट करती हैं वो नहीं हो पाएगा एफिशिएंटली, तो वो एबिलिटी का खोना ही लॉस ऑफ ट्रांसमिटेड मूवमेंट्स कहलाता है। फिर आता है क्रेपाइटिस। क्रेपाइटिस एक क्रैकलिंग साउंड होता है जो फ्रैक्चर्ड बोन के एंड्स जब एक दूसरे से रब करते हैं तब आता है। तो क्रेपाइटिस भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रैक्चर्स का। नेक्स्ट है शॉर्टन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, मीन्स जो जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसके फ्रैगमेंट्स अगर डिस्प्लेस्ड हुए हैं तो उस अफेक्टेड पार्ट की शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी। उस पार्ट की लेंथ नॉर्मल पार्ट से कम होगी। तो ये है सारे क्लिनिकल फीचर्स फ्रैक्चर के। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर की हीलिंग भी इन मैनी वेज सिमिलर होती है सॉफ्ट टिश्यू वुंड्स की हीलिंग्स में। सिर्फ यही डिफरेंस है कि सॉफ्ट टिश्यू जो है वो हील करता है विथ फाइब्रस टिश्यू और जो बोन फ्रैक्चर एंड्स हैं वो हील करते हैं बोनी टिश्यू में या फिर मिनरलाइज्ड मेसेनकाइमल टिश्यू में। एज सुन एज जब फ्रैक्चर होता है तो बोन अपने आप को हील करने में लग जाती है। कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेजेस के फॉर्म में होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 5 स्टेजेस होती है बेसिकली। सबसे पहली होती है स्टेज ऑफ हीमाटोमा, सेकंड स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, थर्ड स्टेज ऑफ सॉफ्ट कैलस, फोर्थ स्टेज ऑफ हार्ड कैलस एंड फिफ्थ स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग। अब हम इंडिविजुअल एक एक स्टेजेस डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं। एक सीरीज़ के रूप में हम पढ़ते हैं क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर हुआ जिसकी वजह से बोन्स के आसपास की जो ब्लड वेसल्स है वो टॉर्न हो गई या फिर ब्रेक डाउन हो गया उसके अंदर, जिसकी वजह से जो ब्लड है अंदर वो लीक करने लगा। फिर जो ब्लड लीक करा है वो जो फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट्स है वहाँ पर ब्रिज बनाकर एक हीमाटोमा फॉर्मेशन करेगा। दैट इज़ क्लस्टर ऑफ ब्लड क्लोट्स देखने को मिलेंगे उन फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को ब्रिज करने के लिए। फिर जिसकी वजह से जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, जो बोन सेल्स होती हैं, उनको कम ब्लड सप्लाई जाती है या फिर उनकी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं वो डाई कर जाती हैं और कुछ ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं जो कि सेंसिटाइज्ड हो जाती हैं। सेंसिटाइज्ड ताकि वो फर्दर हीलिंग में हेल्प कर सके। तो सेंसिटाइज्ड ऑस्टियोसाइट्स जो है वो कन्वर्ट होती है और डिफरेंशिएट होती है इनटू फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और न्यू ब्लड वेसल्स। ये सब आगे हीलिंग में हेल्प करेंगे। ऑस्टियोब्लास्ट न्यू बोन फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगी और न्यू ब्लड वेसल्स बनेगी जिसको एंजियोजेनेसिस भी कहते हैं, जिससे कि नई ब्लड वेसल्स बनेगी और फ्रैक्चर्ड पार्ट को ब्लड सप्लाई मिलेगी जिससे कि हीलिंग फास्टर होगी। फिर ये सब कलेक्टिवली जो सेल्स हैं वो मिलकर बनाती हैं सॉफ्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो कि फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स के बीच में जो स्पेस है उसको ब्रिज करती है। ये सॉफ्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू एंकर करता है फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को विदाउट एनी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। जो क्लोट बनाता हीमाटोमा वो इवेंचुअली मैक्रोफेजेस से
या फिर अदर सेल्स से, जियांट सेल से, ग्रेनुलेशन टिश्यू की सेल से वो जो फ्लॉट है वो रिमूव होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है और बनाता है ओस्टियोब्लास्ट्स। ओस्टियोब्लास्ट क्या होती है? बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। These all result into formation of callus means woven bone। न्यू बोन फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं हम कैलस, और कैलस ही जो होता है वो फर्स्ट साइन होता है यूनियन का कि बोन यूनाइट कर रही है। वूवन बोन जो है वो रिप्लेस्ड होती है बाय मैच्योर बोन। बेसिकली जो वूवन बोन है, इमैच्योर बोन है, वो कन्वर्ट होती है मैच्योर बोन के अंदर। बोन धीरे धीरे स्ट्रेंथन होती है और मेजर स्टिमुलस बोन के स्ट्रेंथन होने का जो मेजर स्टिमुलस होता है वो होता है वेट बेयरिंग स्ट्रेसेस। जब इंडिविजुअल वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ करने लगता है उससे बोन इवेंचुअली स्ट्रेंथन होती है। अब हम इंडिविजुअली स्टेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है स्टेजेस ऑफ हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या होता है? हीमाटोमा होता है ब्लड सेल्स का क्लस्टर फॉर्म, ब्लड क्लॉट टाइप को हम हीमाटोमा कहेंगे। ये स्टेज है वो लास्ट करती है अप टू 7 डेज। बोन फ्रैक्चर्ड हो गई है, उसके सराउंडिंग ब्लड वेसल्स टोर्न हो गई है, हीमाटोमा बन गया है बिटवीन एंड अराउंड द फ्रैक्चर पार्ट। वो हीमाटोमा ब्रिज कर देता है फ्रैक्चर सेगमेंट्स को। उसके सराउंडिंग जो पेरीओस्टियम होती है और लोकल सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं बोन्स के अराउंड वो स्ट्रिप्ड हो जाते हैं, मीन्स रिमूव्ड हो जाते हैं, और पेरीओस्टियम से ही बोन को ब्लड सप्लाई मिलता है। तो जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है फ्रैक्चर एंड्स का। ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से जो ओस्टियोसाइट्स होती हैं वो डाई कर जाती हैं, और कुछ ओस्टियोसाइट्स सेल्स जो हैं वो सेंसिटाइज्ड हो जाती हैं, जो कि फर्दर डिफ्रेंशिएट करेगी डॉटर सेल्स में, जो कि हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगी। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। ये स्टेज लास्ट करता है 2 to 3 वीक्स। इसके अंदर जो ओस्टियोसाइट्स सेल सेंसिटाइज्ड हुई है वो कन्वर्ट होएंगी ब्लड वेसल्स के अंदर, फाइब्रोब्लास्ट्स के अंदर, ओस्टियोक्लास्ट के अंदर। ये तीनों सेल्स, ये सारी सेल्स मिलकर बनाएगी सॉफ्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो कि प्रेजेंट होगी इन बिटवीन द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स। ये सॉफ्ट टिश्यू एक स्लाइट एंकर देगा फ्रैक्चर सेगमेंट्स को स्टेबल करने के लिए विदाउट एनी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। जो ब्लड क्लोट्स वहाँ पर बने हैं वो एक फाइब्रस मेश फ्रेमवर्क देंगे ताकि फाइब्रोब्लास्ट ग्रो कर सके, न्यू कैपिलरीज बन सके, जो कि फर्दर हीलिंग में हेल्प करेगा। और जो क्लोट बना है वो इवेंचुअली रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस, जियांट सेल्स एंड दी अदर सेल्स अराइजिंग इन द ग्रेनुलेशन टिश्यू। ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स थी वो सब रिमूव करेंगे उस क्लोट को। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ सॉफ्ट कैलस। ये स्टेज लास्ट करती है अबाउट 4 to 12 वीक्स। इस स्टेज में क्या होता है, जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट करेगा और बनाएगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या होती है? बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। ये सेल्स जो हैं अटैच होगी कैल्शियम सॉल्ट से, जो कि कैलस फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। उस कैलस फॉर्मेशन को हम वूवन बोन भी कहते हैं, और ये कैलस ही है जो कि फर्स्ट साइन होता है कि बोन का यूनियन हो चुका है, यूनियन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट साइन होता है जो कि एक्सरेज में देखने को मिलता है। और ये कैलस फॉर्मेशन यूजुअली 3 वीक्स लेता है आफ्टर द फ्रैक्चर। ये फॉर्मेशन जो है वो एक गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फ्रैक्चर साइट को। तो कैलस फॉर्मेशन जो है वो अडल्ट्स में स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन, और जो कॉर्टिकल बोन्स हैं उसमें स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू कैंसलस बोन। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ हार्ड कैलस। इस स्टेज को स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्ट कैलस है वो कन्वर्ट होता है हार्ड कैलस के अंदर। जो वूवन बोन है वो कन्वर्ट होती है मैच्योर लैमिनार बोन के अंदर। ये एक स्लो प्रोसेस होता है जो कि 1 से 4 साल तक का समय भी ले सकता है। लास्ट स्टेज होती है स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग। इस स्टेज के अंदर बोन अपने आप को ग्रेजुअली स्ट्रेंथन करने का काम करती है, अपने आप को रीशेप करती है एट एंडोस्टियल और पेरियोस्टियल सरफेसेस के यहाँ पर।
और मेजर स्टिमुलस है बोन के स्ट्रेंथनिंग होने का वो होता है जब इंडिविजुअल वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज और वेट बियरिंग एक्टिविटीज़ करने लगता है, जब वो अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करता है तब रिमॉडलिंग और बोन की स्ट्रेंथनिंग ग्रेजुअली होती है। तो स्नैपशॉट ये रहा, इसमें हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे और फ्रैक्चर की हीलिंग देखी थी। थैंक यू। अगर आपको इस सब्जेक्ट के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स चाहिए तो नोट्स आर अवेलेबल. You can DM me on my Instagram ID. Link is in description box. Thank you.